नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो अक्सर मतलब बड़ी बड़ी लड़ाइयों और बादशाहों के किस्सों में कहीं दब कर रह जाती है जी। ये कहानी है गढ़वाल की रानी कर्णावती की। जरा सोचिए, एक ऐसी रानी जिसका पति नहीं रहा, बेटा सिर्फ 7 साल का है और सामने है मुगल बादशाह शाहजहां की 30,000 सैनिकों की विशाल सेना जो उसका राज्य निकल जाने को तैयार है। हाँ, ऐसी हालत में वो रानी क्या करती है? वो ना सिर्फ उस सेना को हराती है बल्कि उन्हें एक ऐसी सजा देती है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। आज हमारी चर्चा का आधार कई ऐतिहासिक स्रोत है ना? जी बिल्कुल। आकांक्षा सिंह का हिंदू पोस्ट में एक लेख है जो एक अच्छी रूपरेखा देता है। अच्छा। पर उसके अलावा हम उस दौर के यात्रियों और इतिहासकारों जैसे इटालियो यात्री निकोलो मनुची हाँ, और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और मुगल दरबार के दस्तावेजों से मिली जानकारियों को भी जोड़ेंगे। तो हमारा मकसद इन सब धागों को एक साथ बुनकर रानी कर्णावती की एक पूरी तस्वीर तैयार करना है। जी। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि रानी कर्णावती कौन थी, उन्होंने इतने मुश्किल हालात में मुगलों का सामना किया कैसे, और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें ये नकटी रानी जैसा मतलब अजीब और डरावना नाम क्यों मिला। बिल्कुल। चलिए शानदार कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले कहानी के किरदारों को जान लेते हैं। रानी कर्णावती जी, वो गढ़वाल के परमार वंश के राजा महीपति शाह की पत्नी थी। और महीपति शाह भी कोई मतलब आम राजा नहीं थे, उन्हें गर्व भंजन कहा जाता था। हाँ, मतलब दुश्मनों का घमंड तोड़ने वाला। नाम से ही पता चलता है कि वो किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। और उस समय के राजनीतिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। साल था 1628। शाहजहां का दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था और रिवाज के मुताबिक उसने हिंदुस्तान के सभी छोटे बड़े राजाओं को आगरा में हाजिर होने का हुक्म भेजा, अधीनता स्वीकार करने के लिए। जी। ज्यादातर राजा मुगल सल्तनत की ताकत को देखते हुए हाजिर भी हुए, लेकिन महीपति शाह ने मना कर दिया। साफ मना कर दिया। ये तो कमाल की हिम्मत थी। मतलब दिल्ली का सुल्तान बुला रहा है और एक छोटे से पहाड़ी राज्य का राजा कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। ये तो सीधे सीधे मुगल सत्ता को खुली चुनौती थी। बिल्कुल। और ये बात शाहजहां को बहुत चुभी। एक तो ये सीधी सीधी बेइज्जती थी और दूसरा कारण भी था। हाँ, दूसरा कारण था लालच। मुगलों ने गढ़वाल की समृद्धि और वहाँ की सोने चांदी की खदानों के बारे में बहुत कहानियां सुन रखी थी। अच्छा। तो एक तरफ इंकार से उपजा गुस्सा और दूसरी तरफ राज्य पर कब्जा करने का लालच, इन दोनों ने मिलकर हमला करने का एक मजबूत बहाना दे दिया। लेकिन शाहजहां कोई कदम उठा पाता उससे पहले ही गढ़वाल पर एक अंदरूनी संकट आ गया। जी। 1631 में कुमाऊं के साथ एक लड़ाई में राजा महीपति शाह की मृत्यु हो गई और अब गढ़वाल की गद्दी पर बैठा उनका बेटा पृथ्वीपति शाह, जो सिर्फ 7 साल का था। सिर्फ 7 साल का। मतलब राज्य का राजा एक बच्चा था और अनुभवी शासक दुनिया में नहीं रहा। राज्य एक तरह से नेतृत्वहीन और बेहद कमजोर नजर आ रहा था। और यहीं पर रानी कर्णावती ने इतिहास में अपना पहला बड़ा कदम रखा। वो एक विधवा रानी के तौर पर शोक में डूबने की बजाय एक शासक के तौर पर खड़ी हुई। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे की संरक्षक बनकर राजकाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेकिन दिल्ली में बैठे मुगलों के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। हाँ, उन्हें लगा कि एक अकेली औरत और एक छोटा बच्चा, अब तो गढ़वाल थाली में परोसी हुई खीर जैसा है। तो शाहजहां ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं। उसे लगा होगा कि यही सही वक्त है गढ़वाल को हमेशा के लिए झुकाने का। जी। उसने अपना एक बहुत काबिल और क्रूर सेनापति नजाबत खान को चुना और उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेज दी, लगभग 30,000 प्रशिक्षित सैनिकों की सेना। और आदेश बिल्कुल साफ थे। हाँ, श्रीनगर पर कब्जा करो, शाही परिवार को बंदी बनाकर आगरा लाओ और रास्ते में मंदिरों को तोड़ते हुए आओ। ये सिर्फ एक सैनिक अभियान नहीं था, बल्कि गढ़वाल के स्वाभिमान को कुचलने की एक पूरी योजना थी। जी। 30,000 की मुगल सेना और सामने एक पहाड़ी राज्य जिसकी सेना बहुत छोटी रही होगी। ये तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जब मुगल सेना हरिद्वार पार करके आगे बढ़ रही थी, रानी के पास संधि करने का भी तो विकल्प रहा होगा। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और एक ऐसी सैन्य रणनीति अपनाई जो पहाड़ों में लड़ने के लिए सबसे कारगर मानी जाती है। ये धैर्य और चतुराई का एक शानदार उदाहरण था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुगल सेना को बिना किसी बड़े प्रतिरोध के जानबूझकर गढ़वाल के पहाड़ी और संकरे रास्तों में अंदर तक आने दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने दुश्मन को
अपने ही मैदान में अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए फंसा लिया। बिल्कुल। वो उन्हें उस जगह ले आई जहां मुगलों की बड़ी तादाद और तोपें किसी काम की नहीं थी, और जहां उनकी अपनी सेना सबसे ज्यादा मजबूत थी। ये तो क्लासिक गुरिल्ला युद्ध की तैयारी थी। सही कहा। आपने बिल्कुल सही समझा। इतालवी इतिहासकार निकोलो मनुची, जो उस समय भारत में ही था, हाँ, वो लिखता है कि मुगल सेना जब घने जंगलों और गहरी घाटियों में पूरी तरह से दाखिल हो गई तो रानी के इशारे पर गढ़वाली सैनिकों ने उनके लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सारे रास्ते बंद कर दिए। हाँ। नदियां, पुल, दर्रे सब पर कब्जा कर लिया गया। मतलब मुगल सेना न आगे जा सकती थी न पीछे। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। और फिर वो हमला हुआ होगा जिसकी मुगल सेना ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, हमला अचानक और चारों तरफ से हुआ। कैसे? पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए गए ताकि भगदड़ मचे। अच्छा, दुश्मन का संतुलन बिगाड़ने के लिए? जी। और फिर गढ़वाली सैनिक, जो इन रास्तों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, वो भूखे शेरों की तरह उन पर टूट पड़े। और मुगल सेना, जो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी, वो इस तरह के छापामार हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनमें भयानक भगदड़ मच गए और उनकी पूरी सैन्य व्यवस्था कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गई। जी। इस लड़ाई का अंत कितना भयानक रहा होगा। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो इस कहानी को सबसे अलग बनाता है। नकटी रानी। हाँ, ये नाम कैसे पड़ा? ये इस पूरी कहानी का सबसे नाटकीय और यादगार हिस्सा है। कहा जाता है कि इस हमले में ज्यादातर मुगल सैनिक या तो मारे गए या जान बचाने के लिए गंगा में कूद गए और डूब गए। नजाबत खां का क्या हुआ? वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। और जो सैनिक जिंदा बचे? जो कुछ हजार सैनिक जिंदा बचे, उन्हें बंदी बना लिया गया। तब रानी कर्णावती ने उनके सामने एक शर्त रखी। एक शर्त जो सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए एक संदेश भी थी। जी। और वो शर्त क्या थी? शर्त बहुत सीधी और क्रूर थी। या तो मौत चुनो या अपनी नाक कटवाकर वापस आगरा जाओ। अपनी नाक कटवाकर वापस जाओ। जी। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब वो बचे खुचे सैनिक बिना नाक के वापस आगरा पहुंचे होंगे तो मुगल दरबार में क्या तहलका मचा होगा। हाँ, उस सल्तनत में जिसने लगभग पूरे हिंदुस्तान को झुका दिया था। यह हार सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं थी, बल्कि इज्जत और दबदबे की लड़ाई में भी थी। बिल्कुल। और यही रानी कर्णावती की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने एक ऐसा संदेश भेजा जो तलवार के घाव से ज्यादा गहरा और स्थायी था। वो सैनिक एक चलती फिरती जीती जागती हार की निशानी थे, जो सबको बता रहे थे कि गढ़वाल से टकराने का अंजाम क्या होता है। और सैनिकों ने क्या चुना? जिंदा बचे सैनिकों ने जान बचाने के लिए नाक कटवाना ही चुना। और इसी घटना के बाद इतिहास ने उन्हें नकटी रानी नाम दे दिया। जी। ये नाम किसी अपमान के तौर पर नहीं, बल्कि मुगलों की शर्मनाक हार और गढ़वाल के कभी न झुकने वाले स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सही कहा। ये नाम दुश्मन के मन में डर पैदा करने वाला बन गया। इस हार का असर कितना गहरा हुआ होगा? बहुत गहरा और दूरगामी। शाहजहां इतना अपमानित हुआ कि उसने फिर कभी गढ़वाल पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं की। और ये सिर्फ कोई स्थानीय लोक कथा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दौर के कई यूरोपीय और मुगल दरबार से जुड़े इतिहासकारों जैसे बर्नियर, टैवर्नियर और शाहनवाज खान ने इस युद्ध का जिक्र अपनी किताबों में किया है। अच्छा, मतलब इस घटना की पुष्टि होती है। हाँ, हो सकता है कि सैनिकों की संख्या या कुछ छोटी मोटी जानकारियों में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन रानी कर्णावती की जीत और मुगलों की अपमानजनक हार पर लगभग सभी एक मत हैं। अक्सर हम ऐसे योद्धाओं को सिर्फ उनकी जंग के लिए याद रखते हैं। जी। लेकिन एक सफल जंग लड़ने के बाद तबाह हुए राज्य को फिर से संभालना, उसे आगे बढ़ाना, ये शायद ज्यादा मुश्किल काम है। और रानी कर्णावती एक शासक के तौर पर भी उतनी ही कुशल थीं जितनी एक योद्धा के तौर पर। वो इसमें भी बेहतरीन साबित हुई। जी। उनकी दूरदर्शिता सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं थी। वो समझती थी कि राज्य की असली ताकत उसके लोगों की खुशहाली में है। तो युद्ध के बाद उन्होंने विकास पर ध्यान दिया। हाँ, उन्होंने राज्य में शांति और विकास पर ध्यान दिया। देहरादून के नवादा क्षेत्र में आज भी उनसे जुड़े कुछ स्मारक मिलते हैं। हमारे स्रोतों में उनके कुछ खास निर्माण कार्यों का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि वो भविष्य के बारे में कितना सोचती थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि उन्होंने देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण शुरू करवाया था। राजपुर नहर? जी। ये नहर रिस्पाना नदी से निकलकर शहर तक पानी पहुंचाती थी और इसे दून घाटी की सबसे पुरानी
और सबसे जरूरी नहरों में से एक माना जाता है। जरा सोचिए, उस जमाने में पहाड़ों से पानी काट कर शहर तक लाना, ये इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कमाल रहा होगा। बिल्कुल। मतलब वो समझती थी कि असली ताकत तोप या तलवार में नहीं, बल्कि पानी और अनाज में है। और अगर प्रजा खुशहाल है तो राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये सोच उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की थी। और भी कुछ? हाँ, इंपीरियल गैजेटियर में भी जिक्र है कि उन्होंने करणपुर नाम का एक गांव बसाया। करणपुर, जो आज देहरादून का एक प्रमुख इलाका है। जी, उन्होंने वहां सिंचाई की नई प्रणालियां विकसित की, जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ। ये काम दिखाते हैं कि वो सिर्फ राज्य को बचाना नहीं, बल्कि उसे बनाना और संवारना भी जानती थी। वो एक बिल्डर क्वीन भी थी, सिर्फ एक वॉरियर क्वीन नहीं। तो कुल मिलाकर रानी कर्णावती की कहानी सिर्फ नाक काटने वाली एक सनसनीखेज घटना तक ही सीमित नहीं है। नहीं, वो एक बहादुर माँ थी, एक चतुर रणनीतिकार थी और एक दूरदर्शी शासक भी थी। सही कहा। उनकी कहानी ये बताती है कि कैसे साहस, बुद्धि और अपनी जमीन की गहरी समझ से एक विशाल साम्राज्य को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। और गढ़वाल और उत्तराखंड की लोक कथाओं में वो आज भी जिंदा है। जी, लोकगीतों और लोगों की यादों में वहाँ नकटी रानी का नाम डर से नहीं बल्कि गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। वो प्रतिरोध और स्वाभिमान का एक अमर प्रतीक है। बिल्कुल। उनका जीवन इस बात का एक शक्तिशाली सबूत है कि इतिहास सिर्फ तलवार की ताकत से नहीं लिखा जाता, बल्कि ये साहसिक फैसलों और मानसिक दृढ़ता से भी बदला जाता है। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व सिर्फ पद या लिंग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हिम्मत और दूरदर्शिता पर करता है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, रानी कर्णावती की ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास अक्सर शक्तिशाली महिलाओं को कैसे याद रखता है। उनकी प्रशासनिक कुशलता और निर्माण कार्यों के बजाय हम उन्हें एक हिंसक घटना से जुड़े उनके उपनाम नकटी रानी से ज्यादा जानते हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक नाटकीय और क्रूर उपनाम ही किसी रानी की असाधारण प्रतिभा और विरासत को सदियों तक जीवित रखने का एकमात्र जरिया है? इस पर सोचिएगा।